अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं और आपका कवर सिलेबस जो है वो किस तरह से जल्दी कवर हो सकता है इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को करके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। व्यूअर्स, इसके अंदर जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि असल में ये चीज़ है क्या, सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन। ठीक, अब बढ़ते हैं इसके मेन टॉपिक की तरफ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? इफ़ अ बॉडी covers equal distances in equal interval of time in a circular path, the body is said to have uniform circular motion. समझ आई? इस तरह से मैंने आपको बताया कि when a body covers equal distances in equal interval of time in a circular path, the body is said to be uniform circular motion, said to have uniform circular motion. तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बॉडी कवर करे, एक बॉडी जो है वो कवर करे इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और सर्कुलर पाथ पे जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी तो वो कहलाएगा, तो वो बॉडी जो उसने कवर किया है डिस्टेंस वो कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ आई? एक ही स्पीड से मूव करे, इसका ये भी मतलब आप निकाल सकते हैं और इसके दरमियान कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। ठीक, तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई, उम्मीद है आपने लिख ली होगी अपने हाथ में जो आपने रजिस्टर रखा है उसमें। अब बढ़ते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरफ कि एक्सेलरेशन ये वाली है क्या। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है सेंट्रीपिटल फोर्स से। सेंट्रीपिटल फोर्स से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अब आ जाएं कि सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या। सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स ये है कि द फोर्स विच एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑन विच द बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इसकी यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन मौजूद है और यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से मार्क करके अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आप उसके अंदर आराम से लिख सकते हैं। तो आप आराम से इस तरह से मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आपके पास डेफिनेशन के अंदर ये पूछा जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। ये दोनों सिमिलर है थोड़ी थोड़ी, लेकिन हल्का सा इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है जो इनको एक दूसरे से अलग कर देता है। वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कि द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ से ज़रा पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर मस्ट बी अ रिएक्शन फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल एंड इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। थोड़ा सा इनमें डिफरेंट है कि ये डायरेक्टेड अवे होती है और वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स होती है। तो इनमें स्लाइटली सा ये डिफरेंस पाया जाता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दरमियान। और अगर आपसे ये डेफिनेशन पूछी जाए तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ये डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं। अब आ जाएं बैंकिंग ऑफ रोड्स पर। बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दरमियान रोड्स जो होती हैं उनको इस तरह से बनाया जाता है कि गाड़ी जो है वो स्किड ना हो या फिर स्लिप ना हो और आराम से अपना रास्ता जो है लोग ट्रैवल कर सकें बाय कार। यहाँ पर देखें इसकी डेफिनेशन भी मौजूद होगी। यहाँ से पढ़ते हैं हम कि टू प्रोवाइड सफिशिएंट फोर्स द कर्व्स ऑन हाईवेज आर बेंट कंप्यूटेड टू बी सेफ at some particular speed. Thus, car going properly on bank curve at some particular speed when the force exerted by the road perpendicular to its surface has a horizontal component equal to the required centripetal force and vertical component equal and opposite to the weight of the car. Thus, car easily going round the bank road. ये इसके
एडवांटेज जो है बैंक रोड का वो बता रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी असल में डेफिनेशन है क्या। When a moving car turns round a corner, the passengers inside the car tend to fall in outward direction or against the turn. So the car itself may skid from a level road to while taking a turn and may cause the accident. To prevent these accidents and falling of passengers while taking a narrow turn on a fast track, the road is raised from the outer side of circular track to provide sufficient centripetal force, and this procedure is called banking of the roads. तो ये आप लिख लें जो मैंने आपको बोला है, और इस तरह से ये आप पढ़ेंगे, बहुत सिंपल अल्फाज में है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब बढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूग की तरफ। ये क्या है? इट इज़ एन अप्लायंस यूज टू सेपरेट हैवी पार्टिकल्स फ्रॉम द लाइटर पार्टिकल इन लिक्विड। ये एक ऐसी अप्लायंस है जो मदद देती है हैवी पार्टिकल्स को सेपरेट करने में लाइटर पार्टिकल से लिक्विड के अंदर। तो ये भी आपकी एक डेफिनेशन इसके अंदर से यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं अपने पास रजिस्टर में, और यहाँ से आप इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं वो भी लिख सकते हैं। अब बढ़े लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसके अंदर देखा ये जाता है कि स्टूडेंट्स ये जो चीज़ है यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, जो कि एक डेरिवेशन की तरह आ भी सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसने डिस्कवर किया था, और ईयर आप ऑब्जेक्टिव के हवाले से याद रख सकते हैं, और किन्होंने डिस्कवर किया था, सर आइजैक न्यूटन ने। तो ये आपको स्टूडेंट्स मालूम होना चाहिए। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ से पढ़ें पेज नंबर 113 पर। Every body in this universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers. ये है इसकी स्टेटमेंट जो कि आपने लिखनी है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए। और आपने यहाँ पर अगर आप ये थ्री जो लाइंस हैं, इस शॉर्ट मेथड जो है, ये डेरिवेशन टाइप, इसके अंदर आप लिख दें इसके शुरू के ऊपर, तो इससे ये होगा कि आप आराम से मार्क्स गेन कर सकते हैं, और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके जो आप क्वेश्चन जो आपने अटैम्प्ट किया होगा उसका। यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ तक ये आप लिख सकते हैं, तो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। और इसी का ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी गिवन है क्वेश्चन के तौर पर, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तरफ। द वैल्यू ऑफ जी वॉज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय हेनरी कैवेंडिश इन 1798 विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कैवेंडिश बैलेंस। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये डिस्कवर हुआ था, डिटरमाइन किया था किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। और ये ईयर 1798 के अंदर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम जी कहते हैं, ये डिटरमाइन किया था हेनरी कैवेंडिश ने। अब ये जी है क्या? ये दरअसल न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है, द वैल्यू रिमेन सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। इसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट रहती है पूरे यूनिवर्स में, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 11। ये देखिए एक्सपोनेंट में ये लिखी हुई, ये इसकी वैल्यू होती है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं, आप इसको मज़ीद पढ़ भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इसकी वैल्यू गिवन है। अब बढ़ते हैं मास ऑफ अर्थ पे। द मास ऑफ अर्थ में बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये आपने लिखा, उसके बाद आप ये लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर जी ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इसकी मदद से हम मास ऑफ अर्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं। m1 m2 है, और यहाँ पर m और me है, सिंपल मास और मास ऑफ अर्थ। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये भी अगर आप लिखते हैं इसके साथ, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी मार्क्स को गेन करने में। तो ये थोड़ी शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स तो नहीं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी अपने सिलेबस को जल्द अज जल्द कवर अप करने में। फिर एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आती है, स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वैल्यू ऑफ टी
वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको पूरी करनी होगी। और अगर आपको ये ना समझ में आए तो आप मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं, मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में ज़रूर गाइड करूँगा। फिर आ जाए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में बात करें तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये जो टॉपिक है ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है। और इसके बारे में थोड़ी सी आपको, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में नॉलेज गेट हो जाएगी। और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है हमारे पेपर के हवाले से, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में ये अगर आप पढ़ लें तो बेहतर है, ताकि आपको इसके बाद कुछ मालूमात हासिल हो जाए। अब बढ़ते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की तरफ। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? द वेलोसिटी with which the satellite moves in its closed orbit is called orbital velocity। ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी जो मैंने आपको बताया। और इसके अंदर अगर आप चाहें तो आप ये प्रोसीजर ये सारा लिख सकते हैं, और अगर आप ये लिख लेंगे तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिए, ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है ये वैल्यू ऑर्बिटल वेलोसिटी की है, और ये MCQs के अंदर पूछी जाती है 7920 किलोमीटर पर सेकेंड, और आपको ये याद होनी चाहिए। तो इसको ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हवाले से। फिर वो एंड में ये हम समरी पर आ जाते हैं, वही बातें हैं जो मैंने आपको शुरू में बताई हैं। और अगर आप इसको देख लेंगे तब भी आपके लिए आसानी हो जाएगी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें से भी ऑब्जेक्टिव बनकर आते हैं। और ये जो बुक के पीछे की जो हमारे चैप्टर के एंड में जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स MCQs टाइप मौजूद होते हैं, इनको भी आप कर लें तो इससे ये होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव का एरिया जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप तक मेरी नए चैप्टर्स की लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक आराम से पहुंच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।